Hello everyone, this is Tanshu. So I believe if you are here, you are remembering a session that I have recorded in the past. Now this session is about gas laws. So we are continuing with the chapter named States of Matter. तो इसके अंदर अपने फर्स्ट टॉपिक निकल के आया था इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में हम लोगों ने बात कर चुके हैं ऑलरेडी। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंड्यूस डायपोल वगैरह ये सब जो चीज़ें आती हैं। अब ये जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आगे ये जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं उनमें उसका ज़्यादा इस्तेमाल हो, ज़्यादा नहीं होगा उसका इस्तेमाल। वो थियोरेटिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अब हम जो पढ़ने वाले हैं गैस लॉज, उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकली उसमें से काफ़ी क्वेश्चन बन गया था एग्जाम के अंदर, तो हम इस पार्ट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहेंगे। इससे आपका जो है अच्छा खासा मार्क्स निकल के आ जाएगा एग्जाम के अंदर। और ये जो हम गैस लॉज पढ़ने वाले हैं ये 16th सेंचुरी के बाद से, मतलब 1600 के बाद से जो है साइंटिस्ट लोगों ने इसको एक्सपेरिमेंट्स किए। उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन लोगों ने गैसेस के लिए कुछ रूल्स निकाले कि हाँ गैसेस जो है इस तरीके से बिहेव करती है, और उन रूल्स को ही उन लोगों ने लॉज का नाम दे दिया। चार्ल्स लॉ हो गया, बॉयल्स लॉ हो गया, डिफरेंट डिफरेंट लॉज जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को रिलेट करते हैं। जैसे गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो गैस के बारे में अगर मेरे को कुछ जानना है ना, तो उसके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को मेरे को मेजर करना पड़ेगा, जैसे कि टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, वॉल्यूम हुआ, डेंसिटी हुआ। तो इन सब चीज़ों को जो रिलेट कर पा रहे हैं, जो रूल्स हैं, जो इक्वेशंस हैं, इन चीज़ों को, इन वेरिएबल्स को रिलेट कर पा रहे हैं। ये जो वेरिएबल्स मेरे को किसी गैस की स्टेट को बताते हैं, तो किसी गैस की स्टेट को जो वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, उन वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करते हैं मेरे गैस लॉज। तो गैस लॉज जो है बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स किए साइंटिस्ट लोगों ने, उनके नाम पे ये लॉज का नाम पड़ा है, जॉर्ज लॉज, बॉयल्स लॉज। और उन एक्सपेरिमेंट से जो लॉज निकल के आए वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बढ़िया। अब ये हम लोग इन गैस लॉज को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बन के आएगा पी वी इक्वल्स टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन। ये जो आइडियल गैस इक्वेशन आएगी, इससे हम जो है काफ़ी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, और बाद में इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके हम लोग इसको रियल गैस इक्वेशन बनाएंगे। वैंडर वाल्स रियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल्स टू एनआरटी को ही मॉडिफाई करके हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो और ये जो लॉज है हमारे पास, जो गैस लॉज हैं, ये आइडियल गैस के लिए लागू होते हैं, आइडियल गैस के लिए काम करते हैं। और आइडियल गैस कौन सी है? आइडियल गैस वो गैस है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो गैस के पार्टिकल्स हैं, उनका साइज़ बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल माइन्यूट है, नेग्लिजिबल साइज़ के पार्टिकल्स हैं, और वो पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर हैं। तो गैसेस की जो डेंसिटी है काफ़ी ज़्यादा कम है, और गैसेस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर मैं कोई कंडीशन डिफाइन करना चाहूँ आइडियल गैस और रियल गैस के लिए, तो एट वेरी हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है तो गैसेस काफ़ी तेज़ी तेज़ी मूव कर रही होती है। जब वो तेज़ी से मूव करती हैं तो उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है काफ़ी कम हो जाता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो क्या होगा, उनके बीच में इंट्रैक्शन नहीं होगा। इंट्रैक्शन नहीं होगा, इंट्रैक्शन कौन सा, जो हम लोगों ने पढ़ा है इंट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से जो अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी लगता है, वो हमने जो पढ़ा है वो नहीं लग पाया क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी हाई है, ठीक है, और प्रेशर काफ़ी लो है। प्रेशर लो है मतलब क्या हुआ, प्रेशर लो होने का मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं कम है काफ़ी। तो कई सारी जगह में इन अ बिग अमाउंट ऑफ स्पेस देयर आर ओनली अ फ्यू नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस पार्टिकल्स। तो क्योंकि पार्टिकल्स की संख्या काफ़ी कम है तो प्रेशर कम लगने वाला है, और संख्या क्योंकि काफ़ी कम है तो दूर दूर है, दूर दूर है तो इंट्रैक्शन नहीं होगा। तो जो गैस है मेरी वो रियल नहीं होगी, आइडियल की तरह बिहेव करेगी। अब एक्चुअल ज़िंदगी में हमारे आसपास जो भी गैसेज हैं वो रियल की तरह बिहेव करती हैं, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनका कुछ ना कुछ साइज़ है, और ऐसा नहीं है कि डेंसिटी बिल्कुल कम है। नेग्लिजिबल डेंसिटीज़ जो है या काफ़ी कम डेंसिटीज़ नहीं होती हैं। हमारे आसपास जो भी एयर वगैरह है वो अच्छी खासी डेंसिटी में अवेलेबल है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में लेकिन हम जब ऊपर जाएंगे तब डेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी, तो वहाँ पे जो आइडियल गैस इक्वेशंस है वहाँ पे वेरी एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर हमको पढ़ना है। चलिए, गैस लॉस टॉपिक का नाम है। मेरा नाम हितांशु, बेटे के आईआईटी कानपुर से। एरोस्पेस इंजीनियरिंग मेरी ब्रांच थी, और केमिस्ट्री जो है मैं आप लोगों को आईआईटी जेई के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखो, अनअकैडमी के बारे में तुमको ऑलरेडी पता है, मैं अज्यूम करता हूँ। बेसिकली अनअकैडमी क्या करता है, ऑफलाइन में जो भी क्लासेस चलती हैं उसको ऐसे समझ लो घर बैठे तुम अपने घर के कंफर्ट में किसी भी लोकेशन से, ठीक है, बस इंटरनेट होना चाहिए, फ़ोन होना चाहिए, तुम इंडिया के बेस्ट एजुकेशन से पढ़ सकते हो, ठीक है। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी स्पेसिफिक सिटी के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, महंगे महंगे कमरों में रहने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठ के आराम से तुम आईटी जेई क्रैक करने के लिए या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए जो है अनअकैडमी पे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अनअकैडमी दो प्लान ऑफर करता है, एक तो होता है प्लस प्लान, एक होता है आइकॉनिक प्लान। जैसे कि ये है तुम्हारे पास प्लस प्लान, ये है आइकॉनिक प्लान। प्लस प्लान के अंदर सारे फीचर्स आते हैं जो कि नेसेसरी हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। लाइव क्लासेस तुमको मिलती है, वीकली टेस्ट तुमको मिलता है,
स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एजुकेटर का कोई भी वीडियो, कोई भी कोर्स, कोई भी टॉपिक के ऊपर तुम देख सकते हो, ठीक है। कोई तुम्हारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, हर वीडियो को तुम एक्सेस कर पाओगे जो भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है। क्योंकि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म बना किस चीज़ से? अनअकैडमी प्लेटफॉर्म इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स को एक जगह पे लाके बनाया गया है। तो एक बारी उस जगह पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आ गए हैं, तो तुम इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से डायरेक्टली पढ़ सकते हो बाय पेइंग सम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फीस टू द प्लेटफॉर्म विच इज़ अनअकैडमी, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। तो ये हुआ प्लस सब्सक्रिप्शन। तुम्हें लाइव क्लास मिलेंगी जैसे कि ऑफलाइन में होता है, ऐसे यहाँ पे ऑनलाइन में मिलेगा। वीकली टेस्ट तुम्हारे होंगे ताकि जो पढ़ाया गया है उससे तुम्हारी प्रैक्टिस बनी रहे। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, तुम्हें पता होता है कि एजुकेटर जो है आज ये पढ़ाने वाला है, आज क्या पढ़ाने वाला है, और क्लास कितने बजे की होगी, कितने बजे कौन कौन सी क्लास होने वाली है। पूरा शेड्यूल जो है पहले से डिसाइडेड होता है। एक होता है तुम्हारे पास आइकॉनिक प्लान। आइकॉनिक प्लान के अंदर क्या आता है? प्लस के जो सारे फीचर्स हैं वो आइकॉनिक के अंदर आते हैं। इसके अलावा क्या निकल के आता है? पर्सनल गाइडेंस, मतलब तुम्हारे ऊपर या एक समझ लो तुम्हारे पास एक मेंटर या गाइड होगा, तो तुमको बताएगा कि किस किस तरह से जो है एग्ज़ाम क्रैक करना है। अब रजिस्ट्रेशन करना है तुमको, ठीक है। अब रिवीजन करने का टाइम आ गया, ये तुम्हारा टाइम टेबल होना चाहिए। तो सब चीज़ों की जो गाइडेंस की जरूरत होती है वो तुमको आइकॉनिक प्लान के अंदर मिलने वाला है। स्टडी प्लानर तुमको मिलेगा, जो चीज़ें मैंने वो तुमको बताई है। जो तुम्हारा टेस्ट आएगा उसका एनालिसिस करेगा वो, एक तरह से मेंटर समझ लो, वो सब काम करने वाला है। तो तुम्हारे ऊपर ना मतलब अ, एक एक गाइड या मेंटर हो जाएगा जो तुम्हारा गोल क्रैक करने में तुम्हारा मदद करने वाला है, ठीक है। तो ये सब जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये तुमको आइकॉनिक प्लान में मिलने वाली हैं, जो एक्सपर्ट गाइडेंस वगैरह होती है। इसके अलावा स्टडी मटेरियल जो है वो अलग से मिलने वाला है। अलग से इन द सेंस कि ऐसा होता है एक्चुअली इसमें कि अनअकैडमी के जो नोट्स होते हैं वो तुमको मिल जाते हैं, वो भी तुम्हारे घर पे डिलीवर हो जाते हैं कई बार। तो फिजिकल फॉर्म में तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, तुम आराम से पढ़ सकते हो। और ये सब तुमको आइकॉनिक प्लान में मिलने वाला है, ठीक है। तो आइकॉनिक प्लान में प्लस के साइड फीचर्स आएंगे और आइकॉनिक के अलग से कुछ भी आने वाले हैं। अब बात करते हैं प्राइसेस की। तो अनअकैडमी के जो प्राइसेस हैं थोड़ा चेंज करते रहते हैं, ठीक है, रेगुलरली, बल्कि कम होते रहते हैं। कभी कभी बढ़ भी जाते हैं, कभी कभी ऑफर चल जाते हैं। तो लेटेस्ट प्राइसेस के लिए तो वैसे तुम अनअकैडमी की वेबसाइट पे या फिर तुम्हारे पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप होगा उसमें देख सकते हो, ठीक है। वरना वरना तुम अनअकैडमी के जो लेटेस्ट प्राइसेस हैं यहाँ पे तुम्हारे सामने दिख रहे हैं, ठीक है। देखो ये ऑफर चल रहा है 24 महीने वाले पे, 4 महीने एक्स्ट्रा मिलने वाला है फ्री में वो भी, ठीक है। तो ये 12 को ख़त्म हो जाएगा, मतलब आने वाले 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो बेस्ट रहेगा तुम इसको ले लो प्लान को। कितना पड़ने वाला है भाई? 2 साल का तुम्हें 61,000 रुपये देना पड़ेगा, तो काफ़ी कम है कंपेरेटिवली अगर तुम किसी ऑफलाइन में जाते हो तो इंडिया का हर बच्चा, चाहे वो कितना ही मिडिल क्लास हो, कितना थोड़ा लोअर मिडिल क्लास हो, हर बच्चा जो है अनअकैडमी पे पढ़ के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक करके इंडिया के जो बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है उसमें जाके पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये हुआ प्लस प्लान। जो तुम्हारे सामने सारे प्लान्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े प्लान्स भी हैं, 54 महीने तक के, छोटे प्लान्स भी है 3 महीने तक के, ठीक है। तो कोई भी प्लान के अंदर तुम एनरोल कर सकते हो, मतलब सब्सक्राइब कर सकते हो उसको। और सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे प्रोसीड टू पे करना पड़ेगा। तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, ऑब्वियसली तुम्हें पता भी होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे सब कुछ मिल जाएगा। प्ले स्टोर से जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लो और हिट लाइव कोड को इस्तेमाल कर लेना। इस कोड को इस्तेमाल करोगे तो तुमको जो है 10% का ऑफ मिलता है। और ये जो ऑफ की वैल्यू है ये वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पे कट के आया होगा ऑलरेडी, ठीक है। ये जो प्राइस हमारे सामने है मेरे हिसाब से ऑलरेडी 10% ऑफ इस पर हो चुका है, ठीक है। तो तुम जब हिट लाइव कोड डालोगे तो तुम्हें 10% का ऑफ मिलने वाला है, ठीक है। तो बढ़िया है। ये हुआ प्लस की बात। आइकॉनिक की बात कर लेते हैं। 2 साल का जो प्लान है आइकॉनिक का कितना पड़ता है? 1 लाख रुपए, ठीक है। तो आइकॉनिक के अंदर क्योंकि फीचर ज़्यादा आते हैं तो उसका प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है। छोटा प्लान भी ले सकते हो तुम, और देखो यहाँ पे ऑफर भी मिल रहा है, 4 महीने का इसमें मिल रहा है, 3 का इसमें मिल रहा है। तो अपने हिसाब से तुम कोई प्लान ले सकते हो, ठीक है। एक आता है लाइट, देखो ऊपर दिख रहा है लाइट। तो ये नई चीज़ आई है। इसमें क्या होगा? देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो खुद से पढ़ लेते हैं सब कुछ, यूट्यूब से पढ़ लिया उन लोगों ने या फिर वीडियोस देख ली कहीं भी। लेकिन उनको क्या चाहिए? उनको प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस, रिवीजन, ये सब चाहिए। ये सब कैसे मिलेगा? ये सब मिलता है जब तुम एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो। तो अनअकैडमी वही कर रहा है अभी, एक तरह से टेस्ट सीरीज हो गई है अनअकैडमी की तरफ से, ठीक है। लेकिन सिंपल टेस्ट सीरीज नहीं है, ऐसा नहीं है बस तुमने टेस्ट दिया खत्म हो गया। देखो टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा। टेस्ट देने के बाद तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा कि टेस्ट में कहाँ पे गड़बड़ी हुई है, कहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया है, ताकि जहाँ पे तुम बेकार परफॉर्म कर रहे हो वहाँ पे जाके तुम थोड़ा टाइम लगाओ, वहाँ पे अपनी गलतियों को देखो। तो अनअकैडमी टेस्ट सीरीज तो कराता ही है, इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज के जो एनालिसिस क्लासेस होती है वो भी कंडक्ट कराता है। मतलब तुम्हारा एक टेस्ट होगा, उसके बाद भैया क्लासेस होंगी, हाँ। एक तरह से मतलब पूरा पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस होगा, हर बच्चा अपनी डाउट्स पूछेगा, ठीक है। और जो ये टेस्ट पेपर वगैरह जो हैं ये अलग से जो है एजेंसीज बनाती हैं और अनअकैडमी उनसे बनवाता है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से वो उठा के तुम्हें दे दिया, ठीक है। बिल्कुल हाईली क्यूरेटेड एजुकेटर्स जो हैं इसको
बनाते हैं टेस्ट सीरीज़ को, तो आई टी जेई पैटर्न के ऊपर होने वाला है। अच्छा, ये तो हो गया, टेस्ट सीरीज़ होगी, टेस्ट एनालिसिस क्लास होगी। इसके अलावा सर मेरा तो काम नहीं चल रहा है इन सब चीज़ों से, ठीक है, मेरे को तो और प्रैक्टिस करनी है। अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है तो तुम्हारे लिए अलग से प्रैक्टिस सेक्शन भी होता है, ठीक है, तो तुम्हें दिख जाएगा 30,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस का तुमको एक्सेस भी होगा, और ये सब इसी के अंदर आने वाले हैं, अलग से पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हुआ अनअकैडमी लाइट आई टी जेई कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो हर तरह के हो सकते हैं, देखो दो तरह के तुम्हारे सामने है, आई टी जेई 2022 के लिए और 2023 के लिए, ठीक है। दोनों दोनों पैकेज में अलग अलग टेस्ट तुमको मिलने वाला है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि तुमने एक बार टेस्ट सीरीज ले ली, तुम्हें ऐसा होगा कि भैया टेस्ट सीरीज तुम 3 महीने के लिए ले सकते हो, 6 महीने के लिए ले सकते हो, 18 महीने के लिए ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन तुम किस साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। जैसे कि तुम 2022 के लिए कर रहे हो तो तुम 3 महीने का ले सकते हो या 6 महीने का ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन एग्ज़ाम कब होने वाला है, क्योंकि अभी तो डेट नहीं है। तो जैसे कि वाला है आई टी जे 2022, तो ऐसा तो नहीं है कि 2022 का जो ये टेस्ट सीरीज़ है 2023 में भी चलेगी, नहीं। तो ये 6 से तुम 24 के बीच में कभी भी ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन तुम कितने मंथ्स का लोगे उतने टाइम तक तुम्हारे पास इस चीज़ का एक्सेस रहेगा, ठीक है। तो प्राइसेस काफ़ी कम है इसके, तो ये और ज़्यादा सस्ता जो है प्लान अनअकैडमी लेके आया है बच्चों के लिए। तो तुम एनरोल कर सकते हो उसके अंदर, जैसे कि 3 महीने के लिए तुम एनरोल करते हो, और अभी काफ़ी सस्ता पड़ रहा है क्योंकि अभी नया नया एक तरह से एक फीचर लेके आया है अनअकैडमी, तो अभी डिस्काउंट देते हैं बच्चों को ताकि बच्चे ट्राई करें इसको, और फिर अगर अच्छा लगता है तो बाकी बच्चों को भी बताएं। तो जैसे इस पर 30% ऑफ मिल रहा है अभी हर तरह के सब्सक्रिप्शन पे, तो प्राइसेस के एक्चुअली में ये होने चाहिए, लेकिन अभी कितना कम मिल रहा है, लगभग 1500 मिल रहा है तुमको 3 महीने का। तो देखा जाए तो भैया 500 रुपये एक महीने का बैठ जाएगा, तो काफ़ी कम है ये, 500 रुपये एक महीने का, वो भी टेस्ट फीस वगैरह सब कुछ। और ये 23 फरवरी तक ये ऑफर, कौन से वाला, ये जो कटे हुए प्राइस हैं, ठीक है, ये वाले जो प्राइस मिलने वाले हैं 23 तक मिलने वाला है। तो इसके अंदर तुम एनरोल कर सकते हो, बढ़िया रहेगा, एनरोल कर लो और कोड इस्तेमाल कर लेना हिट लाइव, ठीक है, HITLIV, बढ़िया, ठीक है। प्राइसेस के देख लो, बड़े वाले देखो, ये 500 रुपये पर मंथ पड़ने वाला है 3 महीने का, ठीक है। और एनरोल करना है इसके अंदर, सब्सक्राइब करना है तो हिट लाइव कोड को इस्तेमाल करके इसके अंदर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, बढ़िया। और ये जो है फाइनली ऑफर क्या क्या चल रहा है, ऐसे कई सारे ऑफर्स हो जाते हैं, कंफ्यूज हो सकते हो तुम इन सब चीज़ों के अंदर, तो इस स्लाइड पे चीज़ें लिख दी गई हैं। इसके अलावा अगर तुम्हें अभी भी कन्फ्यूजन रहेगा तो इस फ़ोन नंबर पर डायल कर लें, तो कितना आसान फ़ोन नंबर है, 858585, जब तक कि 10 डिजिट नहीं हो जाती, और कॉल करके पूछ लेना कि कौन कौन सा ऑफर क्या किस प्लान के ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो ये सब तुम देख लेना, मैंने तुमको बता दिया। इसके अलावा अनअकैडमी का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज़ भी है, तो 13 फरवरी को होने वाला है, क्योंकि संडे है 13 फरवरी को, तो 2 से 5 बजे, तो उसके अंदर एनरोल कर लो, हिट लाइव कोड का इस्तेमाल कर लो, ठीक है, एनरोल कर लो, बढ़िया रहेगा। टेस्ट सीरीज होनी है, मतलब बेसिकली टेस्ट दे सकते हो तुम, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऑल इंडिया में हो रहा है, तो तुम्हारा जो कंपटीशन है, जब आई टी जेई के लिए तुम प्रिपेयर करोगे या फिर एग्ज़ाम दोगे, तो पूरे ऑल इंडिया में होता है, ठीक है। तो ये एक तुम्हारे से समझ लो एक मॉक टेस्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए, और वो भी फ्री में, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको देने में कोई दिक्कत नहीं है, एनरोल कर लो इसके अंदर और दे देना इसको 13 तारीख को, संडे को, तो संडे आने वाला है बस। अनअकैडमी प्रोडिजी बिल्कुल उसका लास्ट डेट बचा है आज, ठीक है। तो आज इन द सेंस कि 13 फरवरी को लास्ट चांस है उसका, बिल्कुल, ठीक है। अब तक तो इसका 3 चांस हो चुके हैं 2022 के अंदर, जनवरी में 2 हुए थे, फरवरी में 6 को हुआ था एक, एक 13 को है अभी, ठीक है। उसके अंदर एनरोल कर लो, हिट लाइव कोड का इस्तेमाल कर लो, नहीं किया एनरोल अब तक तो, ठीक है। चलिए, तो प्रोडिजी के बारे में तो ऑलरेडी तुमको पता होगा, सिर्फ तुम्हें एक स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली है, मतलब सिर्फ ये नहीं कि अभी के लिए स्कॉलरशिप दे दी, अगर तुम अच्छा परफॉर्म करते हो तो तुम्हारा कॉलेज का जो पूरा फीस है उसको अनअकैडमी जो है देगा, तो ऐसा समझ लो कि तुम्हारा पूरा एजुकेशन का जो पैसा लगने वाला है अनअकैडमी देगा, अगर तुम अच्छा परफॉर्म करते हो, ठीक है। तो बढ़िया है, एनरोल कर लो उसके अंदर, फ्री में, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और ये सब इसके अवार्ड्स वगैरह हैं, रिवॉर्ड वगैरह हैं। रैंक अगर तुम्हारी आती है 1 से 10 के बीच में तो 100% मिलने वाला है, तो ट्राई करो ऐसा लेके आ पाओ, नहीं तो 500 से नीचे आओगे, रैंक आएगी तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ठीक है। और कई बार इसमें क्या है, लकी प्राइजेस भी होते हैं, और अगर रैंक तुम्हारी इस तरह से आ रही है, मान लो 100 से नीचे रैंक आ रही है, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए, अब टॉपिक के ऊपर आते हैं, टॉपिक का नाम है गैस लॉज, और ये सही से रिकॉर्ड हो रहा है आई थिंक, या गैस लॉज। तो हमने अब तक जो पढ़ा है, बेसिकली हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है गैस के बारे में, कि गैस के किस तरह का नेचर होता है, ठीक है। गैस की कौन कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं जो गैस के पार्टिकल्स के बीच में लगती हैं, जैसे कि वैन डर वाल फोर्सेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। वैन डर वाल फोर्सेज एक तरह से देखा जाए तो एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर ही मेरे पास कई सारे तरह की छोटी छोटी फोर्सेज निकल के आती हैं, ठीक है। जैसे कि लंदन फोर्सेज हुआ, डाइपोल डाइपोल फोर्स हुआ, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल हुआ, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो एक तरह से एक टाइप हुआ डाइपोल डाइपोल का, ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझाने का, पर फिर भी अगर मैं एक एक मिनट के लिए समझाऊँ थोड़ा सा, जैसे कि ये मेरे पास हुआ लंदन फोर्सेस, तो मेरे पास दो आइटम्स हुए मेरे पास, ठीक है।
अब हर एटम में क्या है, एक न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ठीक है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है बिल्कुल सिमेट्रिकली नहीं रहता, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है बिल्कुल कि ये स्फेयर है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो हर जगह एक सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन एक्चुअल जनरली में नहीं होता, इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो इधर उधर घूमता रहेगा, तो ऐसा सीन हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो मेजरली राइट साइड में शिफ्ट हो गया है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि एक सिंपल न्यूट्रल मेरे पास अगर एक एटम है तो वो भी पोलर बन जाएगा। पोलर कैसे बनेगा कि एक साइड जो है नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा, एक साइड जो है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो डाइपोल का साइन बना हुआ है ये वाला, देखो ठीक है, डाइपोल का साइन बना हुआ है ऐसे करके, इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये डाइपोल का साइन है, मतलब डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हो जाएगा यहाँ से यहाँ के बीच में, स्लाइटली पॉजिटिव इस साइड, स्लाइटली नेगेटिव इस साइड, ऐसे ही साइड वाले में भी हो जाएगा, हो सकता है, ठीक है। तो एक जगह वापस से पॉजिटिव, एक जगह वापस से नेगेटिव। अब ये वाला जो पॉजिटिव है स्लाइटली पॉजिटिव, ये इसके स्लाइटली नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, तो एक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन अपने आप पैदा हो जाएगा पार्टिकल्स के बीच में, बिना किसी आयंस के या बिना किसी कोवेलेंट बॉन्ड के। तो ये हुआ मेरे पास लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है। और ठीक है, इसमें और कुछ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जनरली ऐसा होता है कि अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे पॉजिटिव ही कैसा है, नेगेटिव क्यों नहीं आया? तो हुआ ये है कि मान लो किसी एक मॉलिक्यूल में या एक एटम में भी इंड्यूस्ड हुआ है कि एक एटम में भी अगर डाइपोल मूवमेंट आ गया तो दूसरे में अपने आप इंड्यूस हो जाएगा। मान लो यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव आ गया है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था, ये काफ़ी सिमेट्रिक था, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स थे, तो होगा ये कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये वाला, ये इसको रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो इसको अगर रिपेल करेगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये इधर भाग जाएगा, तो इधर भाग जाएगा तो यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव आ जाएगा। तो अब जो है इसमें भी डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हो चुका है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे दोनों जो है एक तरह से पोलर मॉलिक्यूल्स बन गए हैं वाटर की तरह, और अब इनके बीच में एक अट्रैक्शन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा डिस्पर्जन फोर्सेस। बढ़िया। हम्म, हाँ ये थोड़ा काम का है। अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, इंटरेक्शन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 6 पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। जैसे कि ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है मान लेते हैं। तो मेरे पास हाँ, इंटरेक्शन एनर्जी बेसिकली तुमको क्या बता रहा है कि इसको मान लो तुम यू बोल लो, ठीक है। ये बोल रहा है ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r⁶, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस इनके बीच में जितना ज़्यादा कम होगा, आर की वैल्यू जितना ज़्यादा कम होने वाली है, ये जो ओवरऑल वैल्यू है यू वो उतना ज़्यादा हाई होने वाला है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स जितना पास होने वाले हैं उतना ज़्यादा जो है इंट्रैक्शन एनर्जी ज़्यादा होगी। इंट्रैक्शन एनर्जी मतलब क्या कि जब पार्टिकल्स पास में आता है, एक्चुअली में क्या होता है, जब भी पार्टिकल्स पास में आते हैं तो उनका जो ओवरऑल एनर्जी लेवल है वो डाउन चला जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी कम हो जाती है। जैसे कि कोई भी मेरे पास अगर एक आयनिक कंपाउंड बनता है, तो आयनिक कंपाउंड जब भी बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, पार्टिकल जब पास में आता है एनर्जी रिलीज होती है, और पार्टिकल्स को दूर भेजने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब पार्टिकल्स पास में आएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, तो ये जो रिलीज होने वाली एनर्जी है उसको इंटरेक्शन एनर्जी बोला गया है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पार्टिकल्स पास में होंगे उतनी ज़्यादा उनकी इंटरेक्शन एनर्जी होगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी की डाउन हो चुकी, नेगेटिव में उतनी एनर्जी उनकी पहुँच गई होगी, ठीक है। तो पार्टिकल्स ज़्यादा पास होंगे तो उनकी इंटरेक्शन एनर्जी ज़्यादा नेगेटिव होने वाली है, कि उनकी एनर्जी ज़्यादा कम हो चुकी है, और जितना ज़्यादा एनर्जी कम होगी उतना ज़्यादा पार्टिकल स्टेबल होने वाले हैं। जितना ज़्यादा स्टेबल है उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स उनके बीच में है। तो ये बिल्कुल वाइस वर्सा चलता रहता है इसमें, ठीक है। ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं तो ज़्यादा इंट्रैक्शन एनर्जी होगी। अब ये पावर याद रखने वाली बात है, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन देखा था उसमें डायरेक्टली पूछ लिया था कि कौन कौन सी फोर्स के लिए किस किस मैथमेटिकल रिलेशन से पावर का रिलेशन होता है। जैसे कि ये है डिस्पर्जन फोर्स, लंडन फोर्स, तो यहाँ पे 1/r⁶ का होता है, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, कहाँ पे है, देखो यहाँ पे भी 1/r⁶ है, कहीं पे ऐसा होगा कि जो पीछे जाते हैं, देखो यहाँ पे 1⁻³ है, तो यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। तो बताता हूँ उसके बारे में कैसे है। अब तुम बोलोगे सर ये फोर्सेस के बारे में हम इतना लेट क्यों पढ़ रहे हैं, आप 5th चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इसको पहले पढ़ना चाहिए था, ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली में क्या है ना, ये फोर्सेस एक्ट कब करती है, ये एक्ट कब करते हैं जब पार्टिकल्स काफ़ी पास होते हैं। कितना पास, 500 पिकोमीटर। 500 पिकोमीटर देखा जाए तो कितना हुआ, 500 पिकोमीटर इतना हुआ, ठीक है। तो अगर इसको 100 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, इतना एंगस्ट्रॉम आएगा लगभग, ठीक है। तुम्हें थोड़ा बहुत याद होगा कि 52 पिकोमीटर ऐसा कुछ तुमने पढ़ा होगा बोर्स ऑर्बिट के बारे में, ठीक है। ये हाइड्रोजन का आइटम है मेरे पास, तो ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये
फर्स्ट ऑर्बिट जो होती है, बोर्स ऑर्बिट, उसका इतना होता है शायद पिकोमीटर में, इसके आसपास ही होता है। तो देखा जाए तो कितना कम है ये, लगभग 10 गुना। तो मतलब एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उतना ही है लगभग, ये ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं। मतलब पार्टिकल्स का जो है काफ़ी ज़्यादा पास होना जरूरी है, तब जाके ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है, लंडन फोर्सेज हुआ, ये एक्ट करती हैं। तो ये यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये एक्ट कब करने वाली है, एक्ट करेंगे जब डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। 500 पिकोमीटर काफ़ी ज़्यादा छोटा डिस्टेंस है, ठीक है। देखा जाए तो ये लगभग 5 एंगस्ट्रॉम के इक्वल हो गया, ठीक है, 5 एंगस्ट्रॉम के इक्वल हो गया। और तुमको थोड़ा पता ही होगा रेडियस के बारे में, एक एटम का साइज जनरली 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, ठीक है। तो लगभग 2 एटम मेरे पास हैं, उनके बीच में अगर 5 एटम्स का जो है डिस्टेंस है, तो उनके बीच में फोर्स लग जाएगी, ठीक है। ज़्यादा दूर हुआ तो ये फोर्स काम नहीं करेगी। तो ये पॉइंट को मैं थोड़ा डिटेल में बता दिया, उम्मीद करता हूँ तुमको समझ में आया होगा। हम्म, हाँ, मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल कितना पोलराइज हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास हुआ 2 पार्टिकल समझ लेते हैं। एक तो हुआ मेरे पास फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन का साइज़ काफ़ी छोटा है, साइज़ काफ़ी छोटा है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रोटॉन्स जो अंदर है न्यूक्लियस के अंदर, उनसे काफ़ी ज़्यादा हाईली बाइंडेड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी पास पास है प्रोटॉन के, तो काफ़ी स्ट्रांगली बाइंडेड है, तो वहाँ पे पोलराइजेशन इतना नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ क्लोरीन की, जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, जैसे उसका साइज़ मैंने काफ़ी बड़ा बनाया है, ठीक है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है काफ़ी दूर दूर हैं। तो क्योंकि वो दूर दूर हैं पार्टिकल्स, जो इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी दूर दूर हैं, तो बाहर वाले किसी भी पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में, मान लो साइड वाला जो मेरे पास पार्टिकल है, मान लो ये जो है पार्टिकल, ये अगर एक फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, ठीक है। मान लो जैसे कि मैंने यहाँ पे इंड्यूस कराया था, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि एक साइड पॉजिटिव आया था, एक साइड नेगेटिव आया था। तो ये जो नेगेटिव वाला साइड है, जैसे कि इस नेगेटिव वाले साइड ने यहाँ पे एक पॉजिटिव वाला साइड इंड्यूस कराया है, इस वजह से साइड वाला पार्टिकल दूसरे वाले को पोलराइज कर सकता है, ठीक है, इंड्यूस कर सकता है पोलराइजेशन उसके अंदर। तो अगर ये वाला पार्टिकल क्लोरीन होता है तो यहाँ पे पोलराइजेशन ईजी है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन का जो साइज़ है काफ़ी बड़ा है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि यहाँ पे थे, वो आसानी से दूर भाग सकते हैं। क्यों, क्योंकि भैया क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि साइज़ बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर है, दूर दूर हैं, तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो कंट्रोल है, न्यूक्लियस का जो पुल है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो कम हो जाएगा। कम होगा तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूम सकते हैं। और जो एल्कली मेटल्स होता है उसमें तो ऐसा होता ही है कि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं। जैसे कि कॉपर की बात करें या एल्यूमिनियम की बात करें, मतलब जिसके अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, सिल्वर की बात करें, उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बाहर वाले वो इधर उधर घूमते रहते हैं, वो एटम के साथ बाउंड नहीं होते हैं। तो क्योंकि ये क्लोरीन है तो इलेक्ट्रॉन्स में ज़्यादा बाउंड नहीं है, और जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये थोड़ा शिफ्टेड रहेगा, ठीक है। तो ये बढ़िया है। क्या बढ़िया है इसके अंदर सर? बढ़िया ये है कि मेरे ख्याल तुमको समझ में आ गया होगा कि पोलराइजेबिलिटी जो है वो पढ़ाया भी था मैंने, ये लास्ट लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था मैंने, कि पोलराइजेबिलिटी डिपेंड करती है कि तुम्हारे पास जो आयन है उसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो कैसी है, ठीक है। तो किसी को डाउट है तो पूछ लेना यहाँ पे, अभी कैसे पूछोगे, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। अगर इसे डाउट तो नहीं होगा, बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि अपना जो टॉपिक है वो अलग ही है, अपना टॉपिक है गैस लॉज, तो इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाना चाह रहा मैं। पर ठीक है, तो जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या है बेसिकली, कि तुम्हारे पास ऑलरेडी डाइपोल है, यहाँ पे इंड्यूस नहीं कराया गया है, ऑलरेडी डाइपोल है। जैसे कि HCl में डाइपोल हो गया, ठीक है, HF में डाइपोल हो गया। तो ये जो डाइपोल ऑलरेडी प्रेजेंट है उनके बीच में जो फोर्स होते हैं उसको डाइपोल डाइपोल फोर्स बोलते हैं। तो जहाँ भी तुमको डाइपोल दिखे, जैसे H2O हुआ डाइपोल, HF हुआ, HCl हुआ, उनके बीच में भैया डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगा, ठीक है। और ये पढ़ लेना लाइन, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा मैं क्योंकि ये तो काफ़ी मैथमेटिकल है, लेकिन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन एनर्जी जो होती है, इंट्रैक्शन एनर्जी स्टेशनरी पॉलिकल पोलर मॉलिक्यूल्स में कितनी होती है, 1 r⁻³ एंड बिटवीन रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स इज 1 r⁻⁶। ठीक है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ बेसिकली, मतलब ये हुआ बेसिकली, देखो ये मेरे पास दो डाइपोल जो है, दो डाइपोल्स मेरे पास हैं। स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स बोल रहा है, स्टेशनरी कब होगा, जब वो सॉलिड के अंदर होंगे, ठीक है। तो जैसे पानी को मैंने फ्रीज कर दिया तो वो सॉलिड बन गया। तो उनके बीच में जो ट्रैक्शन एनर्जी है, जिसको मैं यू बोल रहा हूँ, वो वैरी करेगी 1 r⁻3, ठीक है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल, रोटेटिंग कब होगा, क्योंकि कोई भी पोलर मॉलिक्यूल है वो रोटेट तो करेगा ही अगर वो सॉलिड नहीं है। जैसे कि ये रोटेट कर रहा होगा अपने आप, भाग भी रहा होगा, रोटेट भी कर रहा होगा, ठीक है। अब इसके बीच में जो इंट्रैक्शन एनर्जी है वो r⁻⁶ ही है, जो कि किसी भी नॉर्मल इंड्यूस डाइपोल में होती है। यहाँ पे r⁻⁶ ही है। तो देखा जाएगा तो क्या होगा, देखो अगर मैं r को कम करता हूँ, r को कम करता हूँ तो u बढ़ने वाला है, ठीक है। यहाँ भी अगर मैं r को कम करता हूँ तो
यू की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें आर को हाफ करता हूँ, मान लो मैंने आर को हाफ किया, हाफ करूँगा तो क्या होगा, नीचे 2 आएगा, ऊपर जाके 2 की पावर 3 हो जाएगा, ऊपर 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आर को हाफ करूँगा तो क्या आएगा, 2 की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। मतलब मतलब ये हो जाएगा कि मेरा जो, मतलब ये काफ़ी बड़ी वैल्यू हुई, तो इंट्रैक्शन एनर्जी जो है ज़्यादा कम होने वाली है किसके अंदर, इसके अंदर इंट्रैक्शन एनर्जी इतनी ज़्यादा कम नहीं होने वाली है 1/r⁻³ के अंदर। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे r⁻³ है, ठीक है। इसका क्या मैं मतलब क्या समझूँ, इसका मतलब ये समझूंगा मैं कि रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स में तुम जितना पास जाओगे तो उसमें इंट्रैक्शन एनर्जी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली है, और ये जो स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स है उसमें इंट्रैक्शन एनर्जी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ने वाली है, ठीक है। सर काम की क्या बात है, काम की बात यही है कि तुम इसको याद कर लो एग्जैक्टली इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि तुमसे डायरेक्टली पूछेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे इसके अंदर। हम्म, हाँ, अब इनको कंपेयर भी कर सकते हैं हम लोग। अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ किसको, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को, और डाइपोल इंड्यूस वाली कौन सी थी, देखो हमने जो पढ़ा था यहाँ पे लंदन फोर्सेस, उसमें क्या था, उसमें दोनों पार्टिकल्स, दोनों मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल थे, उनके अंदर अपने आप ही जो है एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया, अपने आप आ गया, ठीक है। क्योंकि चीज़ें जो है वो स्टेशनरी नहीं रहती, मूव करती रहती। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे डाइपोल डाइपोल में ऑलरेडी डाइपोल मेरे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे जो है इंट्रैक्शन जो होने वाला है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ठीक है। इन कंपेरिजन टू मेरे पास जो लंदन फोर्सेज में था, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेरे पास इंट्रैक्शन होने वाला है डाइपोल डाइपोल फोर्सेज के अंदर, जैसे कि HCl हुआ और H2O हुआ या अमोनिया हुआ, ठीक है। चलिए, और ऐसा भी नहीं है कि जो डाइपोल डाइपोल वाले हैं वो लंदन फोर्सेस से एक्ट नहीं कर सकते। तो ये जो भी फोर्सेस बताई मैंने तुमको, लंदन फोर्सेस जो हुआ, ये हर एक में लगने वाला है। ऐसा नहीं है सिर्फ कि डाइपोल डाइपोल में सिर्फ डाइपोल लगने वाला है, जैसे कि HCl हुआ, तो HCl के पार्टिकल्स के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो, ये तो है डाइपोल डाइपोल वाला, लेकिन वो इंड्यूस वाला भी है, ठीक है। इंड्यूस वाला कैसे है, क्योंकि इंड्यूस तो हर जगह हो सकता है ना, इसके जो ही थोड़ा ना यहाँ पे होना, ठीक है। इंड्यूस तो हर जगह हो सकता है। तो ये याद रखने वाली बात है कि फाइनली जो उसमें निकल के आ रहा है इफेक्ट डाइपोल डाइपोल वालों में, उसमें जो डाइपोल का होता है वो तो है ही, इसके अलावा इंड्यूस डाइपोल मतलब जो लंदन फोर्स का है उसका भी आता है, तो दोनों का ऐड हो जाता है। ऐड होने का मतलब क्या हुआ कि एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट निकल के आता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें। और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल क्या हुआ, अब तक मैंने क्या क्या पढ़ा, मैंने सिंपल न्यूट्रल न्यूट्रल मॉलिक्यूल पढ़ा है, डाइपोल डाइपोल पढ़ा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक डाइपोल ले लो, एक न्यूट्रल ले लो, तो होना क्या है तुमको पता क्या होगा, डाइपोल वाला जो बंदा है जो कि ऑलरेडी स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव है, ये न्यूट्रल वाले के अंदर एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस कर देगा, तो इसको स्लाइटली पॉजिटिव बना देगा, इसको स्लाइटली नेगेटिव बना देगा, और अब इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन लग जाएगा। वो जो इंट्रैक्शन होगा उसका नाम है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। और कुछ खास इसके अंदर है नहीं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। देखो ये देख लो, मॉलिक्यूल्स ऑफ लार्ज साइज कैन बी इजिली पोलराइज, तो ये पोलराइजेबिलिटी के बारे में बोल रहा है कि किस चीज़ को पोलराइज करना आसान है, ठीक है। और दिस टाइप ऑफ फोर्सेज इंटरेक्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स, परमानेंट डाइपोल वाले जैसे कि ये हो गया, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स लैकिंग परमानेंट डाइपोल जिसके अंदर इंड्यूस डाइपोल काम करता है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। चलिए, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड एक टाइप हुआ किसका, डाइपोल डाइपोल का, इसके बारे में पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी क्या होती है, थर्मल एनर्जी की अभी तो ज़रूरत नहीं है कोई, थर्मोडाइनमिक्स को थोड़ा देख लेंगे। देखो बेसिकली क्या होता है, मेरे पास कोई भी पार्टिकल है जिसका टेम्परेचर जो है एब्सोल्यूट 0 केल्विन से ऊपर है, तो कोई भी पार्टिकल जो एब्सोल्यूट 0 केल्विन से ऊपर है, जो कि बेसिकली सारे पार्टिकल जो हमारे आसपास हैं उनके टेम्परेचर है, तो उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं, क्योंकि एक एनर्जी उनके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर मेरा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मेरे अंदर जो पार्टिकल्स हैं, एक्चुअली मेरे ब्लड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो इस स्पीड से, इस काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं कि उनका जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है वो 37 डिग्री है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि कितना मोशन हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली पार्टिकल्स के पास मोशन करने के लिए एनर्जी कहाँ से निकल के आती है, वो आती है एनवायरनमेंट से, तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब कैसे समझाया जाए कि मेरे पास पानी है, ठीक है, पानी आराम से बैठा हुआ है, कुछ नहीं किया मैंने, उसको क्या किया फिर बाद में गर्म कर दिया, तो गर्म करूँगा तो तुम देखोगे कि पानी के अंदर जो हलचल है काफ़ी बढ़ गई है। बेसिक सी चीज़ है कि अगर मैं चीज़ों को गर्म करता हूँ तो वो काफ़ी तेज़ी से मूव करने लगते हैं, ठीक है। तो यही थर्मल एनर्जी हुआ, क्या, कि एनर्जी ऑफ अ बॉडी राइजिंग फ्रॉम द मोशन ऑफ इट्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाला है, ठीक। और बता क्या रहा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स बता रहा है। मतलब ये कि अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है तो पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा हाई होने वाला है,
और अगर उल्टा बोलूँ कि अगर पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी हाई है तो टेम्परेचर हाई होने वाला है, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारे पास थर्मल मोशन, ठीक। ओके, तो अभी इसमें डिटेल में जाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ने वाले हैं वैसे तो इसको। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल इंटरेक्शंस, इसमें तो नहीं है कुछ काम का। हाँ ठीक है, समझ में आया है। ये पढ़ते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बताया जा रहा है, प्रीडोमिनेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो गैस, लिक्विड और सॉलिड में फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है? तो फ़र्क तो ये है कि सच एक में चीज़ें काफ़ी पास पास हैं, एक में पार्टिकल्स काफ़ी पास पास हैं, एक में पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर हैं, ठीक है। तो ये इन चीज़ों में फ़र्क है, ठीक है। तो पर सर इसको एक अलग पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं हम लोग, अगर हम इसको देखते हैं इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन वर्सेस थर्मल एनर्जी, ठीक है। देखो थर्मल एनर्जी क्या करती है, थर्मल एनर्जी किसी के पास है तो क्या होता है, पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर भागते हैं, ठीक है। इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल्स पास पास आते हैं, तो दोनों क्या है, काउंटर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक दूसरे के, मतलब ये वाला जो है इसके खिलाफ है, ये चीज़, ये पार्टिकल्स को दूर दूर भगा रहा है, पार्टिकल्स फार अवे, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो क्लोजर आते हैं, ठीक है। तो दोनों का जो इफेक्ट है डिफरेंट है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या थर्मल एनर्जी इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये बोलूँगा कि सॉलिड के अंदर क्योंकि पार्टिकल्स काफ़ी पास पास है तो वहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो है वो डोमिनेंट है विद रिस्पेक्ट टू थर्मल एनर्जी। और तो ऑब्वियस वाली बात है ही कि अगर मेरे को पार्टिकल्स को सॉलिड में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करता हूँ, जनरली मैं टेम्परेचर कम कर देता हूँ उनका, ठीक है। टेम्परेचर कम करने का बेसिकली मतलब ये हुआ कि मैं उनका काइनेटिक एनर्जी को कम कर रहा हूँ। एक रिलेशन था एक काइनेटिक एनर्जी को मेजर करने का, 3/2 KT करके, तो उस लोगों को थोड़ा पढ़ा पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, शायद पढ़ा हो शायद ना पढ़ा हो, थर्मोडायनेमिक्स में आएगा उसे। तो बेसिकली देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोल दो, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूंगा ना तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। एक बार काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो क्या होगा, कुछ हुआ है गड़बड़ी, ओके, लाइट चली गई है, ठीक है। एक बार मैंने काइनेटिक एनर्जी कम कर दी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम नहीं कर सकता, टेम्परेचर कम कर दिया मैंने तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो पार्टिकल्स अब दूर दूर नहीं भाग रहे हैं, ठीक है, तेज तेज दूर दूर नहीं भाग रहे हैं, तो पार्टिकल्स थोड़ा आराम आराम से मूव करें, आराम से मूव करेंगे तो क्या होगा, उनके बीच में जो ये इंट्रैक्शन वाली एनर्जी है ना वो अब काम करना चालू कर देगी। पहले तो क्या हो रहा होगा, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा था, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा था, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आके जो है ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा था, तो होगा क्या कुछ टाइम बाद कि ये पार्टिकल जो है यहाँ आ गया होगा, ये पार्टिकल जो है ऐसे मूव करते करते यहाँ आ गया होगा। अब अगर ये पार्टिकल काफ़ी तेज तेज मूव कर रहे हैं तो ये यहाँ भाग जाएगा और ये यहाँ भाग जाएगा, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर यही पार्टिकल जो है मेरे पास काफ़ी स्लो स्लो मूव कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक इंटरेक्शन एक फोर्स डेवलप हो जाएगी, जो कि मैंने तुमको बता दूंगा कैसे निकल के आती है वो, ठीक है। यहाँ पे एक इंटरेक्टिव फोर्स पैदा हो जाएगी, तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन यहाँ पे डोमिनेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल के पास अब काइनेटिक एनर्जी हाई नहीं है। हाई क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने टेम्परेचर को कम किया है। तो बेसिकली अगर मेरे को किसी को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, उसके अंदर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन को बढ़ा दूंगा। वो कैसे बढ़ाऊंगा, वो तो मैं एक्सेलरेटर नहीं बढ़ा सकता, खुद से नहीं बढ़ा सकता, मैं क्या करूँगा उल्टा थर्मल एनर्जी को कम कर दूंगा। थर्मल एनर्जी मैंने कम की, पार्टिकल्स पास पास में आए, तो तब जाके ये इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन खुद ब खुद एक्ट करना चालू कर देंगे। एक बार ये चीज़ हो जाएगी तो चीज़ें जो हैं वो पार्टिकल्स पास पास में आ जाएंगे और फिर चिपक जाएंगे तो सॉलिड बन जाएगा। तो ये हुआ सॉलिड। गैस की बात करते हैं तो गैस में बिल्कुल उल्टा होता है। गैस में मैं क्या चाहता हूँ, पार्टिकल्स दूर दूर रहें, दूर दूर रहूँगा, उनको रखूँगा दूर दूर, तो उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है उसको बिल्कुल कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन वो कैसे कंट्रोल करूंगा, मैं वो नहीं कर सकता कंट्रोल। लेकिन मैं टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता हूँ। टेम्परेचर कंट्रोल करने से मैं काइनेटिक एनर्जी कंट्रोल कर सकता हूँ। एक बार मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर भागेंगे, उनके बीच में कोई भी इंटरेक्टिव फोर्स काम नहीं करेगी। जैसे कि पार्टिकल पास में आ रहे हैं तो लगेगा अरे चिपकना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो उनके पास मोमेंटम जो है वो आगे भागने का है तो वो आगे भागते चले जाएंगे, ठीक है। कि दो लोग, अगर एक बंदा यहाँ भाग रहा है, एक बंदा यहाँ से भाग रहा है, तो बहुत तेज़ी में भाग रहे हैं क्योंकि वो लोग, तो अगर वो पास आएंगे भी तो भी एक दूसरे से हाथ नहीं मिला पाएंगे क्योंकि बहुत तेज़ी में भाग रहे हैं, ठीक है। मतलब दो ट्रेन आमने सामने जा रही है, एक बंदे ने हाथ निकाला, दूसरे बंदे ने हाथ निकाला, एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाह रहे हैं वो, लेकिन नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि उनका हाथ टूट जाएगा या फिर ट्रेन काफ़ी तेज़ चल रही है। तो यही यहाँ पे लॉजिक लगना चाहिए, ठीक है। तो गैस में क्या होता है, गैस में थर्मल एनर्जी का जो डोमिनेंस है काफ़ी ज़्यादा है, किससे, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन से, ठीक है। थर्मल एनर्जी यहाँ पे डोमिनेंट है।
ये भी दिखा भी दिया इन लोगों ने, प्रीडोमिनेंस ऑफ थर्मल एनर्जी, कि इसमें सबसे ज़्यादा है, इसमें उससे ज़्यादा है। यहाँ पे इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन का उसने दिखा दिया कि यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, गैस में जो है मिनिमम है, यहाँ पे सॉलिड में मिनिमम है। तो उम्मीद करता हूँ तुमको समझ में आया होगा, अच्छा पॉइंट है ये वाला, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो है स्टेट्स को चेंज करते हैं। बेसिकली हम एक चीज़ को डोमिनेट कर रहे हैं दूसरे के रिस्पेक्ट में, तब जाके मैं स्टेट्स को चेंज कर पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गैसेस स्टेट के बारे में देखते हैं। तो गैस स्टेट के बारे में तो वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, तो गैस का बिहेवियर कैसा रहता है वो हम लोग जानना चाहते हैं, ठीक है। तो गैस स्टेट का ही पार्ट है मेरे पास, जो गैस लॉज हम पढ़ेंगे, ठीक। तो गैस की जो प्रॉपर्टीज है, कॉमन प्रॉपर्टीज तुमको ऑलरेडी पता होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे इनकी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी तो काफ़ी स्पेसिफिक है। हाईली कंप्रेसिबल है क्योंकि पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर हैं उनके पास। एग्जैक्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि सिमेट्रिक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़िया। गैसेज है मच लोअर डेंसिटी देन सॉलिड एंड लिक्विड, गैस की डेंसिटी कम होती है, उनके पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम में कम मास आ रहा है तो डेंसिटी कम हो जाएगी। वॉल्यूम एंड द शेप ऑफ गैसेज आर नॉट फिक्स, बिल्कुल बहुत ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वॉल्यूम जो है फिक्स नहीं है। गैस को आप जिस चीज़ में डाल दोगे उसका पूरा वॉल्यूम ले लेगा। पानी के साथ ऐसा नहीं है, पानी को तुम डालोगे टंकी, मतलब टंकी से पानी भरोगे तो गिलास आधा भी फुल हो सकता है, पूरा भी फुल हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम एक डब्बे के अंदर थोड़ी सी गैस डाल दोगे, ठीक है, या डब्बे के अंदर किसी एक बच्चे ने छींक दिया तो पूरे डब्बे के अंदर वायरस आ जाएगा, कमरे के अंदर किसी ने छींक दिया तो पूरे कमरे के अंदर वायरस आ जाएगा। तो गैसेज की क्वालिटी क्या है कि वो पूरी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जहाँ पे गैस नहीं है वहाँ पे घूम के गैस मौजूद हो जाएगी, अ, खुद ब खुद मूव करते हैं गैसेज, तो पूरे कमरे को कवर कर लेगी, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। शेप तो फिक्स है ही नहीं, लिक्विड का भी नहीं होता है। दे assume the shape and volume of the container in which they are kept. Gases mix evenly and completely in proportion without any mechanical aid. गैस आराम से मिक्स भी कर देती है, एक जगह तुमने क्लोरीन रखा, दूसरी जगह नाइट्रोजन रखा तो मिक्स हो जाएंगी। अब तुम ये भी नहीं बता सकते कि ये वाला पार्ट नाइट्रोजन है, ये वाला ऑक्सीजन है, जब तुम एटमॉस्फेयर में देखते हो तो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो। रीज़न क्या है, दोनों गैसेज सिमिलर है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है कि मिक्स इवनली हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि तुमने यहाँ पे एक हिस्सा लिया तो इसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ पे लिया तो यहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। सेम लेवल पे देखा जाएगा, सेम हाइट पे देखा जाएगा तो सब गैस की जो कंसंट्रेशन है वो सेम निकल के आएगी लगभग, ठीक है। तो इवनली मिक्सचर है, जो मेरे पास एयर है, ऐसे ही बाकी गैसेस भी इवनली मिक्स होती हैं। और 11 एलिमेंट्स जो है हमारे पास रूम टेम्परेचर पे, अंडर नॉर्मल कंडीशन मतलब रूम टेम्परेचर पे इसकी तरह गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो कहने को तो मैं चीज़ों को गैस से लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं रूम टेम्परेचर की बात करूँ, नॉर्मल कंडीशन की बात करूँ, तो ये जो मेरे पास बने हुए हैं, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है, ये तो नॉर्मल हुए। ये हुआ है तुम्हारे पास नोबल गैसेज, तो नोबल गैसेज तो लगभग सारी ही तुम्हारे पास नॉर्मल टेम्परेचर पे गैस फॉर्म में रहती हैं। बाकी देखा जाए गैस फॉर्म में नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, क्लोरीन हुआ, फ्लोरीन हुआ और हाइड्रोजन हुआ, तो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 11 ही है, ठीक है। तो बढ़िया है, कुछ ज़्यादा तो नहीं है इसके समझने का। हाँ, तो हम गैस लॉस पढ़ना चाहते हैं, वो क्या दिखाएगा, बताएगा हमें कि बिहेवियर कैसे होता है किसका, गैसेस का। तो गैस का बिहेवियर देखने के लिए हमारे पास कुछ जनरल लॉज हैं। लॉज में क्या आएगा, लॉज में हमारे पास गैस की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ मेरे पास है, गैस गैस को देखो, किसी भी चीज़ का अगर मेरे को एनालाइज करना है तो उसका स्टेट जानना ज़रूरी है, ठीक है। कि इंसान की बॉडी की स्टेट जाननी है मेरे को, डॉक्टर को इंसान की बॉडी की स्टेट जाननी है कि बॉडी हेल्दी है अनहेल्दी है, तो क्या करता है वो टेम्परेचर देखता है, ब्लड प्रेशर देखता है, ठीक है, हार्ट बीट देखता है, पल्स रेट देखता है, ये सब देखता है। अभी कोरोना के टाइम पे तो SpO2 लेवल देखते हैं। तो किसी बॉडी की जो स्टेट है उसको देखने के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ वेरिएबल्स है जो मैंने तुमको बताए हैं। टेम्परेचर हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, हार्ट रेट हुआ, ठीक है, SpO2 हुआ, SpO2 लेवल हुआ, तो ये इंडिकेटर्स हुए बॉडी की हेल्थ के लिए। ऐसे ही मेरे पास किसी गैस की स्टेट जानने के लिए, गैस जो है कैसी है, गैस गर्म है, ठंडी है, गैस का डेंसिटी कम है, ज़्यादा है, तो इन चीज़ों को देखने के लिए मेरे पास कुछ वेरिएबल्स हुए, कुछ पैरामीटर्स हुए, इंडिकेटर्स हुए। तो उन इंडिकेटर्स को मैं गैस की प्रॉपर्टी बोलने वाला हूँ कि गैस की ये प्रॉपर्टी है, गैस का टेम्परेचर इतना है, गैस का प्रेशर इतना है, गैस का वॉल्यूम इतना है, ठीक है। ये सब उनकी प्रॉपर्टीज़ हुई। अब गैस की प्रॉपर्टीज़ के बीच में एक रिलेशन होता है, ये मेरे को नहीं पता था, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने निकाला इसको, मैंने उसको पढ़ा, अब वो जो मैंने पढ़ा है वो तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उनके बीच में रिलेशन होता है, वो रिलेशन जो है हम लोग पढ़ेंगे गैस लॉज के अंदर। उन सब रिलेशन को कंबाइन करके अपने पास एक सिंगल इक्वेशन आएगी, PV इक्वल टू आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये है जो है हमारा पढ़ने का है। दीज लॉज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, ये प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, ये हमको गैस का स्टेट बताने वाली हैं।
और इनके बीच में जो रिलेशन है, इंटरडिपेंडेंस क्या क्या है कि एक चीज़ मैं चेंज करता हूँ तो दूसरी चीज़ किस तरीके से चेंज करेगी, ठीक है, वही मेरे पास गैस लॉज में आने वाला है। तो उसमें ये होगा कि मेरे पास एक वेरिएबल होगा, ऐसे इसको बोलते हैं इंडिकेटर बोल दो, इंडिकेटर वन, इंडिकेटर टू, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होगा, ठीक है। आई वन इक्वल्स टू के टाइम्स आई टू की पावर एन बोल दो। अब एन की वैल्यू जो है वो इंटीजर वैल्यू होने वाली है, इंटीजर, इंटीजर दिखाने के लिए जेड बोल दो, ठीक है। तो हो सकता है कि भाई यहाँ जो एन बना हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ पे -1 हो सकता है +1 हो, ठीक है, हो सकता है मान लो 2 भी हो, ठीक है। अब इंडिकेटर क्या क्या हो सकता है, जैसे कि प्रेशर हुआ यहाँ पे, टेम्परेचर मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे के लिख दिया, और ऐसे मैंने उसको लिख दिया, ठीक है। अब ये जो लॉ मैंने बनाया है, ये जो मेरे पास इक्वेशन बन के आई है, ठीक है, ये कब वैलिड होगी, जब बाकी बचे हुए जो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट हो। बाकी बचे वेरिएबल्स जैसे कि वॉल्यूम हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैं इस तरह से लॉ बनाऊंगा, ठीक है। तो जनरली क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल को कांस्टेंट कर दूंगा, बाकी दो को मैं रिलेट करूंगा, एक को कांस्टेंट कर दूंगा, बाकी दो को रिलेट करूंगा। तो जनरली मेरे पास तीन वेरिएबल्स ही होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। एक बार मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूंगा, एक बार मैं टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूंगा, एक बार मैं प्रेशर करूंगा। तो मान लो मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया है, तो मैं प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकालूंगा, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया होगा, किसी गैस का जो वॉल्यूम है उसको कांस्टेंट कर दिया होगा, फिर उन लोगों ने उस गैस को बंद करके उसका टेम्परेचर बढ़ाया, उसके बाद देखा उन लोगों ने प्रेशर को क्या हुआ है। तो उन लोगों ने अगर ऐसा देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर जो है वो बढ़ गया है और किस फैक्टर से बढ़ा है, वो फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे के लिख देंगे, ठीक है। कि टेम्परेचर अगर मैंने दुगना किया है और प्रेशर अगर मेरा जो है 4 गुना हो गया है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 लिखता हूँ और यहाँ पे 4 आ रहा है, तो जो कॉन्स्टेंट की वैल्यू के, ये कितना आएगा, 2 को नीचे ले जाऊँगा तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके निकाला, ठीक है, कि टेम्परेचर दुगना किया, बेसिकली मैंने प्रेशर कुकर जिस भी चीज़ में होगा, प्रेशर कुकर ही समझ लो, टेम्परेचर बढ़ाया होगा, दुगना किया होगा, फिर प्रेशर को मैंने मेज़र किया, प्रेशर भैया 4 गुना हो गया, तो मैंने के भी निकाल लिया और जो डिपेंडेंस है वो भी निकाला कि चीज़ें जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों ने, लोगों ने जो है इस तरह के लॉस बनाए होंगे, ठीक। तो मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूंगा, प्रेशर और टेम्परेचर को रिलेट कर लूंगा। अगली बार क्या करूंगा, मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूंगा, ठीक है, कांस्टेंट कर दूंगा, और बचा क्या क्या मेरे पास, प्रेशर और वॉल्यूम, उसके बीच में मैं लॉ निकाल लूंगा। तो जैसे मैंने वी यहाँ पे लिखा, के यहाँ लिखा, अब यहाँ पे जनरली क्या होता है, -1 यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लॉज हम बना सकते हैं। एक बार मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, मैं टेम्परेचर कर दिया, प्रेशर कांस्टेंट कर दूंगा, फिर वॉल्यूम और टेम्परेचर निकल के आ जाएगा। तो इन तीन चीज़ों को वेरी करके मेरे पास तीन लॉज निकल के आएंगे। एक एवोगाड्रो का लॉ भी आएगा जिसके अंदर हम लोग मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे, और जब इन सब चीज़ों को मैं मिला दूंगा तो मेरे पास एक फाइनल इक्वेशन बन के आएगी, PV इक्वल्स टू NRT, ठीक है। जैसे कि इसमें प्रेशर जो है टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है, इफ़ वॉल्यूम इज एंड मोल्स इज, सॉरी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे मैं ये बोल दूंगा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे ही मैं बोल दूंगा इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो सिर्फ इस इक्वेशन से मेरे पास बाकी जो लॉज मैंने पढ़े हैं, पढ़ाऊंगा मैं तुमको, और उन सब का समरी एक ही क्वेश्चन में मेरे पास निकल के आ जाएगा, उसको आइडिया इक्वेशन हम लोग बोल देंगे, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं गैस लॉज के बारे में। तो जैसे कि ये कुछ कुछ महान महान लोग थे, एक सेकंड मेरे को पॉज करना पड़ेगा, पॉज कैसे करेंगे इसको, पॉज कैसे करेंगे, तो पॉज पता नहीं कैसे होगा, ठीक है कंटिन्यू करते हैं इसको, जितना हो जाता है बाद में फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बैटरी वगैरह भी नहीं आ रही है ठीक से, लाइट नहीं आ रही है। तो ये हुआ अपने पास गैस, गैस लॉ, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट गैस लॉ पढ़ते हैं। तो ये कहाँ से निकल के आई, ये है रॉबर्ट बॉयल से। तो ये इंग्लिश साइंटिस्ट होंगे मोस्ट प्रोबेबली, हाँ, एंग्लो इंग्लिश साइंटिस्ट, एंग्लो आयरिश साइंटिस्ट। 1662 में इन लोगों ने क्या कुछ काम किया है, ठीक है। उन्होंने कुछ, ये जो एक्सपेरिमेंट मैं तुमको बताया उन्होंने किया होगा, ठीक है। हॉट एयर बैलून में अलग अलग लोगों ने किया है, ठीक है। तो ये तीन चार लोगों का नाम आ गया है यहाँ पे, रॉबर्ट बॉयल हो गया, जैक्स चार्ल्स जोसेफ लेविस गे ल्यूसेक अवगाद्रो, ठीक है। तो ये तीन चार लोगों का नाम आ रहा है, और इन तीन चार लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, उनके नाम पे जो है लॉज अपने पास निकल के आए। सबसे पहले बॉयल्स लॉ हम लोग पढ़ लेते हैं, जितना हो पाएगा उतना करेंगे, फिर बाद में देखेंगे बॉयल्स लॉ में क्या होगा अपने पास। तो बॉयल्स लॉ में अपने पास क्या होगा,
दो चीज़ें जो हैं हम लोग उनके बीच में रिलेशन निकालेंगे, एक चीज़ को कांस्टेंट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर, और प्रेशर के बीच में और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकालेंगे। पूरा पढ़ लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स रॉबर्ट बॉयल, एक्सपेरिमेंट किया उसने, ऑन द बेसिस ऑफ दोज एक्सपेरिमेंट रॉबर्ट बॉयल रीच टू अ कंक्लूजन दैट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखो, द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड वॉल, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस। तो फिक्स अमाउंट का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स भी कॉन्स्टेंट रखना है, क्योंकि मैंने बताया था तुमको कि जब पीवी को सोनाटे में काम करोगे तुम लोग, तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो रखना पड़ेगा, और एन नंबर ऑफ मोल्स को भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। मतलब बेसिकली गैस का जो अमाउंट तुमने लिया है उसको चेंज नहीं कर सकते, गैस के मोल्स को मतलब जिस भी प्रेशर कुकर के अंदर तुम काम कर रहे हो, जिसका टेम्परेचर तुमने कांस्टेंट रखा है टी, ठीक है, उसके अंदर तुमने जो गैस भरी हुई है वो गैस उतनी होनी चाहिए जितनी स्टार्टिंग में थी। अगर स्टार्टिंग में तुम्हारे पास एन 2 मोल था तो फाइनली भी 2 मोल ही होना चाहिए, ठीक है। तुम मोल्स को कम ज़्यादा नहीं कर सकते, गैस को लीक नहीं कर सकते, नई गैस ऐड नहीं कर सकते। तो तुमने ऐसा किया, टेम्परेचर ऐसे कर लिया, ठीक है। बाद में तुम क्या करोगे, वॉल्यूम को आधा कर दोगे मान लो, ठीक है। गैस इस वॉल्यूम के अंदर आ गया तो वॉल्यूम तुमने आधा किया, ठीक है, वॉल्यूम हाफ किया तुमने। उसके बाद तुमने रिलेशन देखा कि प्रेशर पे क्या फर्क पड़ा है, तुमने किसी इंस्ट्रूमेंट से प्रेशर नाप लिया होगा, और फिर तुमने एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बना दिया, ठीक है। तुमने क्या देखा होगा कि जब तुमने वॉल्यूम को हाफ किया तो प्रेशर जो है वो दुगना हो गया। तो तुमको लगा कि यार प्रेशर इक्वल्स टू दुगना हो चुका है वॉल्यूम हाफ करने से। तो अगर मैं वॉल्यूम को यहाँ लिखूंगा, न्यूमरेटर में लिखता हूँ, और उसको हाफ कर दूंगा तो प्रेशर भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। हाफ, या फिर अगर यहाँ पे एक फैक्टर भी आता है तो ये वैल्यू जो है वो कम हो रही है, उसने देखा होगा, ठीक है, कि वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर जो है वो कम हो रहा है। मतलब एक इन्वर्स रिलेशनशिप निकल के आ रहा है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, जो कि इस तरह से एक्सप्लेन होता है। और जब इस तरह कर्व निकल के आता है, ठीक है, ये जो इन्वर्स वाला कर्व निकल के आ रहा है, तो एक रिलेशन आता है क्या कि पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, या फिर ऐसे बोल दूँ पी इक्वल्स टू 1/v, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्टेंट तो आएगा ही आएगा, के बोल दो उसको। तो इस तरह से ये लॉ निकल के आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से उसने एक्सपेरिमेंट किया और एक लॉ निकाल के लाया। लॉ क्या निकल के आया, लो आया भाई पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, या पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इस लॉ का नाम हुआ बॉयल्स लॉ, ठीक। बढ़िया, सही है। तो ये हुआ अपने पास बॉयल्स लॉ। सर इसमें काम की चीज़ क्या है, काम की चीज़ क्या है कि तुम बस इसको याद कर लो अभी, और और कुछ तो नया नहीं है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ ये सही है, ये जो ग्राफ बना हुआ है ये अच्छा है। देखो इस ग्राफ को कैसे बनाना है, बनाने का तो मैथमेटिकल तरीका है, जैसे कि y=1/x का ग्राफ आता है, वो तो ऐसा ही आता है, ठीक है। y यहाँ पे कर दो, x यहाँ प्लॉट कर दो। तो यहाँ पे क्या है, y क्या है, y तुम्हारे पास प्रेशर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं k लिख देता हूँ तो k/v, तो v यहाँ पे तुम्हारे पास x हो गया, ठीक है। प्रेशर को तुमने y एक्सिस पे लिख दिया और वॉल्यूम को तुमने x एक्सिस पे लिख दिया, और इस तरह का कर्व बन जाएगा, ठीक है। अब अगर तुम क्या करते हो, k की वैल्यू को बढ़ाते हो, के की वैल्यू को बढ़ाते हो, तो के की वैल्यू बढ़ाने से क्या होगा, के बढ़ाओगे तो जो ग्राफ है वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट होता रहेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ मैंने बनाया सिंपल, के की वैल्यू को रखी होगी मैंने। अब अगर मैं के की वैल्यू को दुगना कर देता हूँ, 2 टाइम्स कर देता हूँ, क्या होगा, ये ग्राफ थोड़ा ऐसा आ जाएगा। के की वैल्यू को मान लो मैंने 4 टाइम्स कर दिया तो ग्राफ थोड़ा ऐसा आ जाएगा, तो दूर जा रहा है ग्राफ। ऐसा क्यों हो रहा है, तो बेसिकली तुम समझ सकते हो कि अगर मैं के की वैल्यू को दुगना कर दूँ, मान लो यहाँ पे के की वैल्यू पहले 2 थी, अब अगर मैंने इसको 4 कर दिया तो क्या होगा, 4 कर दिया तो क्या होगा, 4 करने से क्या होगा कि सेम वॉल्यूम पे, मतलब वॉल्यूम मैंने ली 2, ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पे 2 आ रही है, पहले के की वैल्यू 2 थी यहाँ पे, ठीक है, तो प्रेशर की वैल्यू क्या आई, 1 आई। फिर मैंने क्या किया, के की वैल्यू को मैंने 4 कर दिया, प्रेशर की वैल्यू कितनी आई,
ठीक है, तो ये काम कर रहा है क्या? ठीक है, तो ये काम कर रहा है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया था? ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले के की वैल्यू यहाँ पे 2 थी, तो ये वैल्यू जो आई प्रेशर की 1 आई। फिर की वैल्यू को मैंने ट्वाइस कर दिया। ठीक है, मतलब ये जो कांस्टेंट था उसको अगर मैं दुगना कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। इससे प्रेशर की वैल्यू जो है फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर, एक 2 डेसीमीटर क्यूब कुछ ही मान लो, सेम वॉल्यूम पे जो प्रेशर की वैल्यू अब दुगनी हो जाएगी, क्योंकि मैंने के को दुगना कर दिया। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि के को दुगना करने से, कांस्टेंट को दुगना करने से, एक कांस्टेंट की वैल्यू को बढ़ाने से ये जो प्रेशर की वैल्यू है बढ़ रही है। मतलब अगर मैं 2 के ऊपर लाइन खींचता हूँ ये, तो अगर मेरे को के इक्वल्स टू 4 वाला ग्राफ बनाना पड़ा, तो ग्राफ को ऊपर आना पड़ेगा। इसके ऊपर आएगा तभी तो प्रेशर की वैल्यू जो है ज़्यादा आएगी। यहाँ प्रेशर की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ग्राफ को दूर लेके आना पड़ेगा, तो ग्राफ यहाँ पे दूर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट है मेरे पास, जनरली क्या होता है, पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट में, कॉन्स्टेंट क्या है, कॉन्स्टेंट मेरे पास टेम्परेचर है। ठीक है, तो जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, यहाँ पे टेम्परेचर जो है के कॉन्स्टेंट हुआ, टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, पी वी की जो वैल्यू है, या ऐसे मान लो पी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर है। ठीक है, कांस्टेंट बढ़ाऊंगा, सॉरी ऐसे लिखना चाहिए इसको। ठीक है, कांस्टेंट जो एक्चुअली में टेम्परेचर ही है, तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कांस्टेंट बढ़ेगा और जो ग्राफ है वो दूर जाता रहेगा। तो यहाँ पे देखोगे तुम अगर, तो ये ग्राफ 200 के लिए है ब्लू वाला, 400 के लिए ग्रीन वाला है, और 600 के लिए है रेड वाला। टेम्परेचर बढ़ाने से ग्राफ जो है वो दूर भाग रहा है। ठीक है, ओके, तो ये हुआ बेसिक रिलेशनशिप। हाँ, और इसका फ़ायदा कैसे होगा रिलेशनशिप को, तो इसको हटाए तो हमें जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसा होगा जनरली मेरे पास कि मेरे पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ गैस होगा। मान लो मेरे पास एक डब्बा सा है बड़ा सा। ठीक है, ये डब्बा कुछ है, इसका वॉल्यूम जो है डब्बे का V1 वॉल्यूम है इसका, इसके अंदर जो गैस है उसका प्रेशर P1 है। ठीक है, अब होगा क्या कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस डब्बे का जो वॉल्यूम है उसको मैंने ट्वाइस कर दिया। तुम्हें दिख रहा है ना, डब्बा जो है वो दुगना दिख रहा है, उसका जो वॉल्यूम है ट्वाइस कर दिया है। मान लो मैंने एक नया वॉल्यूम ले लिया V2, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ट्वाइस किया है, बस वॉल्यूम बढ़ा दिया है मैंने। ठीक है, अब जो नया प्रेशर मेरे पास आने वाला है P2, अगर मेरे को ये निकालना पड़ गया तो कैसे निकालूंगा मैं, तो यहाँ पे मेरे पास जो है ये बॉयल्स लॉ काम करने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भैया पी वी की जो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, पी वी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, मतलब पी वी इनिशियल इक्वल्स टू पी वी फाइनल। पी वी इनिशियल मतलब प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल की जो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट है, मतलब प्रेशर वॉल्यूम इनिशियल इक्वल्स टू प्रेशर फाइनल वॉल्यूम फाइनल। ठीक है, मेरे को ये पता है, ये पता है, ये पता है, फाइनल प्रेशर मेरे को निकालना है, तो मैं ऐसे जो है फाइनल प्रेशर निकाल सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन मेरे पास इनिशियल चीज़ों का वैल्यूज़ अवेलेबल है नहीं है। ठीक है, तो ये लॉ का मैं ऐसे बोल लिख सकता हूँ उल्टा करके कि P1 यहाँ पे है, P2 यहाँ पे है, तो P1 बाई P2 इक्वल्स टू V2 बाई V1। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी है, तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसको ध्यान में लेंगे हम लोग। हम्म, ठीक है, तो सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, हाई क्लास रिस्पॉन्स। तो ये जो हाईलाइटेड स्टेटमेंट्स हैं इसको देख लेना, जो चीज़ मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी वही लिखी हुई है, बस लिखी हुई है वो चीज़। ठीक है, बढ़िया। देखो ये तो हम लोगों ने इसको स्ट्रेट बनाया, मतलब P इक्वल्स टू 1/V ग्राफ बनाया हम लोगों ने। अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि P इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट को K बोल दूँ, तो इसको 1/V ऐसे बोल दूँ, और 1/V को मैं खुद से एक वेरिएबल ले लूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, P इक्वल्स टू K टाइम्स, और इस वेरिएबल को तुम बोल दो R, R नहीं कुछ और बोल दो, M बोल दो। फिर कन्फ्यूज हो गया, M तो है ऑलरेडी, C बोल दो चलो। ठीक है, 1/V को तुमने C बोल दिया है, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो। और y इक्वल्स टू एम एक्स का जो ग्राफ बन के आता है वो एक स्ट्रेट लाइन निकल के आता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो जो ग्राफ बन के आएगा मेरे पास P इक्वल्स टू के सी का या K टाइम्स 1/V का, तो ऐसे ग्राफ बन के आएगा। यहाँ पे जो स्लोप है, यहाँ पे जो M है, यहाँ पे जो K है, तो M यहाँ पे जो है y इक्वल्स टू एम एक्स में, वही यहाँ पे P इक्वल्स टू के सी में K है। तो स्लोप ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, ये जो मेरे पास टेन थीटा बन रहा है उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। टेन थीटा की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब थीटा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एंगल जो है बढ़ रहा है, ये एंगल बढ़ेगा कब, स्लोप बढ़ेगा, तो एम की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका जो इस लाइन का जो एम है, इसको M1 बोल दो, इसको M2 बोल दो, M3 बोल दो, तो M3 जो है वो सबसे बड़ा है M2 और M1 से। ठीक है,
इसी केस में मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरे को इस कर्व को बनाना है, तो अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये सबसे बड़ा है, नहीं है, तो ये तो सर ऊपर लिखा हुआ है एम थ्री सबसे बड़ा है, एम थ्री सबसे बड़ा है, बेसिकली समझ लो कि के थ्री सबसे बड़ा हो गया, या यहाँ पे तुम इसको के हटा के एम ही लिख दो, ठीक है। तो एम थ्री सबसे बड़ा है, एम के अंदर कंपोनेंट क्या है, सो एम जो है मेरे पास जो कॉन्स्टेंट है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है, मतलब ऐसा समझ लो कि एम थ्री जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो अगर एम थ्री सबसे बड़ा है तो एम थ्री का जो टेम्परेचर है टी थ्री वो सबसे बड़ा होगा। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि टी थ्री सबसे बड़ा है टी टू से, टी वन से। तो ये यहाँ पे जो मतलब ये जो लिखा हुआ है इस कर्व के सामने टी थ्री बना हुआ है, तो सब समझ में आ गया तुमको यहाँ पे टी थ्री क्यों बना हुआ है, कि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ना यहाँ पे, तो ये जो कर्व है उसका स्लोप है वो बढ़ जाएगा। इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा तो कुछ नहीं है इसका, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिया तुमसे तो बता सकते, देखो ये लिखा हुआ है ना टी थ्री टी टू टी वन, तो ये रिलेशन ऐसे निकल के आया, ठीक है, क्योंकि स्लोप बड़ा है इसका टी थ्री वाले का, इसलिए टी थ्री की वैल्यू बड़ी है। हम्म, ये बता रहा है डेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, गैस की डेंसिटी कैसे निकालोगे। तो डेंसिटी बेसिकली कैसे निकलती है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। और तुम क्या कर रहे हो, वॉल्यूम की जगह तुमने लिख दिया ये वैल्यू, ठीक हो, पी इक्वल्स टू के बाय वी, तो वी को लिख दिया तुमने के बाय पी, तो के यहाँ आ गया, पी ऊपर आ गया, और ये क्या बना, के प्राइम। के प्राइम क्यों बना, क्योंकि ये तो ये मास है, ये के वन है, तो मास तो कॉन्सेंट है, ठीक है, क्योंकि मोल्स कॉन्सेंट है। मैं गैस को तो चेंज नहीं कर रहा ना, गैस तो उतनी है जितनी मेरे पास थी, डब्बा जो है पूरा क्लोज है, गैस लीक नहीं हो रही है, गैस अंदर नहीं आ रही है। तो ये बेसिक सा रिलेशन बन के आ जाएगी, डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। तो गैस का अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे मैंने बॉयल्स लॉ लगाया है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए अगर मैं गैस का प्रेशर बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस। मास फिक्स रखना है, एम सेम रखना है, तो ठीक है, हो गया है। आगे बढ़ते हैं। गिव्स द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम ऑफ इतना मोल ऑफ CO2। मेरे पास क्या है यहाँ पे मेरे पास CO2 गैस है, इतना मोल है उसका, फिक्स अमाउंट उसका है, एन फिक्स है मेरे पास, ठीक है। एक कांस्टेंट टेम्परेचर है 300, कांस्टेंट टेम्परेचर मेरे पास है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है जब मैं, या इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम, कि अगर मैं प्रेशर चेंज करता हूँ तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ऐसा समझ लो या उल्टा समझ लो। तो मैं एक्चुअली यहाँ से देखते हैं, तो ये प्रेशर 2 है, प्रेशर बढ़ता आ रहा है, ऊपर से नीचे जाऊँगा तो, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है ऐसे ऐसे वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, प्रेशर बढ़ रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है, तो समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये क्यों सर आप क्यों दिखा रहे हो मेरे को टेबल, ये टेबल से दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें ये यकीन हो जाए कि जो लॉ मैंने बताया है ये हवा में नहीं है, एक्सपेरिमेंटल डाटा के ऊपर बेस्ड है, डाटा तुम्हारे सामने है टेबल के अंदर, ठीक है। तो उल्टा देख लो, वॉल्यूम कम करोगे, ऐसे ऊपर से नीचे जाओगे, वॉल्यूम कम करोगे तो ऊपर से नीचे जाओगे, प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। ये इसको ऐसे देख लो 1/v की टर्म्स में, ठीक है। तो तुमने देखा था कि प्रेशर जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, 1/v के, ठीक है। तो 1/v बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर यहाँ से बढ़ रहा है, नीचे जाओगे तो 1/v बढ़ रहा है। और पी वी तुमने क्या पढ़ा था सर, पी वी तो है वो कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो उन लोगों ने पी वी को 100 से डिवाइड कर दिया है, तो 100 से डिवाइड करने के बाद भी पी वी वैल्यू कॉन्स्टेंट तो रहेगी, तो कॉन्स्टेंट वैल्यू ही आ रही है सर, एग्जैक्ट तो नहीं आ रही है, नहीं एग्जैक्ट नहीं आएगी, थोड़ा बहुत इधर उधर आएगा, क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट में हर मेजरमेंट करते हुए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एरर निकल के आता है। तो वो यहाँ पे तुमको दिख रहा है, वैल्यूज़ काफ़ी नज़दीक है, 22.4 के आसपास है, ठीक है, 300 केल्विन के आसपास है टेम्परेचर। तो ये लगभग रूम टेम्परेचर पे तुमने जो निकाला है ये, ठीक है, बढ़िया। चलो, तो अब अपने पास क्या क्वेश्चन आंसर करने के लिए है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी तुम इनको ट्राई करना है। ये थोड़ा ये जो ये दो क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं कि इनको करना ज़रूरी है, बट ठीक है, करके ट्राई करना अच्छा लगेगा, थोड़ा प्रेशर वगैरह भी इसका है, लेकिन ये सही क्वेश्चन है, मतलब ये एनसीईआरटी का ही है, तो ये टिपिकल क्वेश्चन है, इसको जरूर ट्राई कर लेना। इसको तो करो ना करो ट्राई कर लेना, मन हो तुम्हारा तो एक्स्ट्रा में समझ लेना। और फिर हम दूसरा लॉ पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ, जिसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन आएगा। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, खत्म करेंगे लेक्चर को फिर। अ बलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, बढ़िया, तो ये बलून है तुम्हारे पास रूम टेम्परेचर पे, इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर एक्सीड्स 0.2 बार, बढ़िया। तो प्रेशर अगर जो है 0.2 बार से ज़्यादा हो जाता है तो ये फट जाएगा, बढ़िया।
अब क्या बोल रहा है, इफ एट वन बार प्रेशर द गैसों के पास इतना वॉल्यूम, अप टू व्हाट वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूम बी एक्सपेंडेड। फिर बोल रहा है कि एट वन बार प्रेशर द गैसों के पास इतना वॉल्यूम, अब गैस के बारे में बोल रहा है कि गैस का जो वॉल्यूम है वो कितना है, वो है 2.27 लीटर। कब? जब प्रेशर है तुम्हारे पास 1 बार। बैलून के अंदर गैस, यहाँ पे गैस के बारे में बताया उसने मेरे को, ये बैलून के बारे में बताया कि बैलून जो है वो इतना प्रेशर को हैंडल कर सकता है। पूछ रहा है अप टू व्हाट वॉल्यूम के अंदर बैलून बी एक्सपेंडेड, बैलून को कितने वॉल्यूम तक एक्सपेंड कर सकता हूँ। मुझे तो इतना पता है भाई कि अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, बैलून को एक्सपेंड करूंगा, तो प्रेशर जो है, वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, प्रेशर जो है वो गैस का गैस का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो। ठीक है, मेरे को करना क्या है, मेरे को ये करना है कि गैस का जो प्रेशर है मेरे पास, वो ये जो बैलून का प्रेशर कितना हैंडल कर सकता है उसको इक्वल हो जाए। ठीक है, तो मैं करना चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एक बार प्रेशर पे जो गैस है, एक बार प्रेशर पे इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, बैलून से फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अगर मैं प्रेशर को कम कर देता हूँ, मतलब अगर प्रेशर को मैं 1/5 कर दूंगा, 1 बार से मैं प्रेशर को 1/5 करके, ठीक है, कहाँ ले आऊँगा, 0.2 पे ले आऊँगा, तो क्या वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो मुझे इतना पता है कि भाई प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो अगर मैं प्रेशर को 1/5 कर दूंगा तो वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, वॉल्यूम जो है मेरे पास वो 5 गुना हो जाएगा, वॉल्यूम 5 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रेशर को 1/5 किया है। ठीक है, तो वॉल्यूम 5 टाइम्स हो जाएगा, तो वॉल्यूम 5 टाइम्स मतलब इसको 5 टाइम्स कर दो। ठीक है, गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने वाला है, 2.27 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 7 5 35, 5 2 10, 13, 5 2 10 और एक 11, सही है नहीं है सर, मुझे 35, 5 10 13, एक 5 10 11, ठीक है सब सही है। तो 11.35 जो है मेरे पास लीटर वॉल्यूम निकल के आया है। तो ये तुम्हारे पास जो है आंसर होगा कि वॉल्यूम इतना एक्सपेंड कर दूंगा मैं वॉल्यूम को। ये बैलून का एक लेवल है कि बैलून को भैया मैं 0.2 बार तक ही प्रेशर झेल सकता है। तो गैस का जो प्रेशर है मैक्सिमम वो 0.2 बार तक हो सकता है। ठीक है, और जितना ज़्यादा मैं प्रेशर रखने वाला हूँ, उतना ज़्यादा मैं वॉल्यूम इसमें भर सकता हूँ। ठीक है, तो सर प्रेशर तो आप कम कर दो इसके अंदर, और नहीं नहीं, ठीक है ऐसा हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। और तो कोई डाउट होगा तो अगले लेक्चर में डिसाइड करेंगे इसे कैसे करना है डाउट को। ठीक है, तो चलते हैं फिर, बाद में करेंगे।